दोस्तों, मेरी मौसी बहुत ही खूबसूरत और जवान महिला थी। मेरी मौसी की उम्र करीब 31 साल की रही होगी, लेकिन मेरी मौसी को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो 31 साल की है। एक दिन रात को मेरी मौसी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस दिन मेरी मौसी घर पर नहीं थी। तब मेरी मौसी ने मुझसे कहा कि मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। ये कहकर मेरी मौसी ने मुझे अपने कमरे में सुला दिया। उसके बाद जो मेरे साथ हुआ उसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। दोस्तों, मेरी मौसी, मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, क्योंकि अब मेरे परिवार में कोई नहीं है और कोई भी रिश्तेदार मुझे अपने साथ रखने को तैयार नहीं था। उस समय मेरी उम्र करीब 17 साल थी। जब मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार हुआ तो मेरे सभी रिश्तेदार मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी मेरी मौसी ने मुझे अपने घर ले जाने का फैसला किया। मौसी ने कहा, तुम मेरी बहन की आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन मेरी मौसी को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने गुस्से में कहा, मैं उसकी देखभाल नहीं कर सकती। मैं उसे किसी और को दे दूंगी। मुझे यह सुनकर बहुत बुरा लगा कि उसे अनाथालय भेज देना ही बेहतर होगा, क्योंकि अब मेरा भविष्य मेरे हाथ में नहीं था बल्कि दूसरों के फैसले पर निर्भर था। लेकिन मौसी ने हाथ जोड़कर मौसा से कहा कि आप उसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। विशाल ने पहले ही बहुत कुछ सहा है, लेकिन मौसा फिर भी मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं थे। मौसा ने कहा, रीना, तुम जानती हो कि मेरी आमदनी बहुत कम है और मेरे लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और अब मैं इसकी जिम्मेदारी कैसे उठा सकता हूं। तब मौसी ने कहा, हम उसका घर किराए पर दे देंगे और भाई साहब की दुकान भी किराए पर दे देंगे। विशाल को पालने में ये कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं होगा। तब मौसा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर हिलाकर हाँ कर दिया, पर उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो अभी भी खुश नहीं थे। आखिरकार मैं अपनी मौसी के साथ उनके घर आ गया। अब मेरी मौसी मेरा बहुत ख्याल रखने लगी, पर वो मेरा ख्याल सिर्फ इतना ही रख रही थी कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। वैसे मेरी मौसी के घर में 5 कमरे थे। उनमें से एक कमरा मुझे दे दिया गया था, जो बहुत छोटा था। उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड और एक अलमारी थी। मेरी मौसी ने मेरा घर और दुकान किराए पर दे दी थी। उन पैसों से उन्होंने मेरे लिए एक घर खरीद दिया। मैंने कपड़े खरीदे और दूसरे साल में कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। कॉलेज जाने में भी मेरा मन नहीं लगता था। मुझे हर समय अपने माता पिता की याद आती थी। तब मैं अक्सर अकेला रहता था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा अपने माता पिता को याद करके रो रहा था। तभी मेरी मौसी अंदर आई। मेरी मौसी ने मुझे रोते हुए देखा और मुझे अपने पास खींच लिया। फिर मेरी मौसी ने मुझे समझाने की कोशिश की। मेरी मौसी ने कहा, चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दर्द भी कम हो जाएगा। यह कहकर वो मेरी पीठ सहलाने लगी। कुछ देर बाद अचानक मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मुझे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी सनसनी महसूस होने लगी और मैं डर गया। फिर मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे कि अब क्या होगा, मैं इस स्थिति से कैसे बाहर निकलूं। फिर चाची ने मेरी पीठ को फिर से छूना शुरू कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने नीचे कुछ नहीं पहना था। फिर मूसा घर पर नहीं था। वैसे भी मूसा को आने में हमेशा देर हो जाती थी, लेकिन उस दिन मैंने हिम्मत की और मूसा को अपने से दूर कर दिया। फिर मैंने मूसा की आंखों में देखने से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वह मेरे हाथ पर लगी चोट को देखने लगी, क्योंकि 2 दिन पहले एक दुर्घटना हुई थी जिसमें मेरे हाथ में हल्की चोट लग गई थी। आंटी बोली, ये बहुत गहरी चोट है, मैं इस पर दवा लगा दूंगी। लेकिन मुझे आंटी के इस व्यवहार से अजीब सा महसूस होने लगा। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं, मैं खुद ही दवा लगा दूंगी। उस दिन के बाद से आंटी के व्यवहार में बड़ा बदलाव आया। अब वो घर में छोटे और टाइट कपड़े पहनकर घूमने लगी। सुबह का काम खत्म करने के बाद आंटी मेरे कमरे में आती और मुझे सहारा देने के बहाने कभी मेरे कंधों, कभी मेरी पीठ, कभी मेरी कमर को छूती। मैं हर बार उनका हाथ हटा देता, लेकिन वो पीछे नहीं हटती। एक दिन मुझे उनकी हरकतों पर बहुत गुस्सा आया।
मैंने साफ साफ कह दिया, आंटी मेरा ख्याल रखना बंद कर दो, मैं अब ठीक हूँ और जो कुछ हुआ सब भूल चुका हूँ। अब मुझे पढ़ाई करनी है, प्लीज़ मेरे कमरे से बाहर जाओ। तो आंटी मेरी बात सुनकर थोड़ा चौंक गई, पर उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला। वो मुस्कुराई और बोली, विशाल आज रात मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का खाना बना रही हूँ। तो मैंने सीधे मना कर दिया और कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम खाना बनाओ। मौसा की आर्थिक हालत को देखते हुए उन्होंने मुझे यहाँ रहने दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझसे ऐसी बात मत पूछो। तो मैं गुस्से में बोल रहा था, पर आंटी ने मुझे शांत किया। उन्होंने कहा, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। यह कहकर मौसी कमरे से बाहर चली गई। जब मौसा रात को घर आए और उन्होंने मेज पर खाना देखा तो उन्हें गुस्सा आया। फिर उन्होंने मौसी से कहा, रीना, मैंने तुमसे मेरी शर्त के अनुसार खाना बनाने को कहा था, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ बना सकूं। तब मौसा की यह बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं प्लेट में खाना लेने ही वाली थी, लेकिन उनकी बातों ने मेरी भूख मार दी। तब मौसी ने देखा कि मैंने खाने की प्लेट सरका दी है तो उन्होंने कहा, विशाल बेटा, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर वो मौसा से बोली, ये खाना तुम्हारे पैसों से नहीं बना है, ये विशाल के घर और दुकान के किराए के पैसों से बना है। ये सुनकर मौसा और भी गुस्सा हो गई। बोली, अगर तुम इस तरह हिसाब रखने लगे हो तो कोई बात नहीं, ये खाना मेरे पैसों से नहीं बना है तो मैं क्यों खाऊं। ये कहकर वो गुस्से से उठकर चली गई। फिर मौसी गुस्से से बोली, तुम इतना तमाशा क्यों कर रहे हो, मैंने कब कहा था कि इसे मत खाओ। फिर मौसा गुस्से से अपने कमरे में चले गए। मैं भी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि एक तरफ मौसा हमेशा मुझसे कहते थे मैं गुस्सा करता था और दूसरी तरफ मौसी मेरे साथ अजीबोगरीब हरकतें करने का मौका ढूंढती रहती थी। अगर मौसी को पता चल गया कि हमारे बीच ऐसा कुछ हो रहा है तो वो मेरे साथ क्या क्या करेंगी और मौसी मेरे रोंगटे खड़े कर देंगी। फिर मैं ये सब सोचते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। तभी मौसी ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, छोड़ो, ये तो इनका रोज का ड्रामा है, बस बैठ जाओ। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाया है और ना चाहते हुए भी मुझे खाना पड़ा। फिर मैं खुद ही अपनी प्लेट से खाना लेने लगा। फिर मौसी ने कहा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। एक मुझे खिलाती और दूसरा खुद खा जाती। फिर उसकी नज़र मुझ पर अजीब सी थी। वो थी तो मेरी मौसी, लेकिन उसकी हरकतें देखकर मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। फिर वो बोली, विशाल, तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम सिर्फ 16 साल के हो, बल्कि तुम तो किसी फिल्म के हीरो जैसे दिखते हो। दोस्तों, मौसी भी किसी हीरोइन से कम नहीं थी, लेकिन उसकी हरकतें बड़ी अजीब थी। शायद इसीलिए वो मेरे इतने करीब आने की कोशिश कर रही थी। मौसी की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन उनको अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था और शायद इसीलिए वो और मौसी हमेशा झगड़ते रहते थे। मौसा जब भी घर आते तो दोनों में किसी न किसी बात पर बहस होती रहती थी। एक दिन मैं नहाकर वॉशरूम से निकला और बालों में कंघी करते हुए अपने कमरे में चला गया। तभी आंटी मेरे कमरे में आई और बोली, विशाल, नाश्ते में क्या खाओगे? तब मैंने कहा, आंटी, मैं तो रोज जो बनता है वही खाऊंगा। यह कहकर मैं फिर से तौलिए से अपने गीले बाल पोंछने लगा। फिर जल्दी में होने के कारण मैंने तौलिया टेबल पर रख दिया और कॉलेज के लिए तैयार होने लगा। तभी आंटी मेरे पास आई और बोली, तुम्हें अपना ख्याल रखना भी नहीं आता। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर पर बैठा दिया। उन्होंने खुद ही तौलिया उठाया और मेरे सिर पर रख दिया। जब मैं अपने बाल पोंछने लगी तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही थी कि मौसी मेरा सारा काम कर दें। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी अचानक दरवाज़ा खुला और मौसा सीधे कमरे में आ गए। यह सब देखकर मौसा गुस्से में लाल हो गए। फिर उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा, तुम्हें बस इसी बात की चिंता है, बाहर आओ और मुझे नाश्ता दे दो, मुझे देर हो रही है। यह कहकर मौसा गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। फिर मैंने तुरंत मौसी से कहा, मैं अपने सिर तक खुद ही पहुंच सकती हूँ, तुम जाकर मौसा को नाश्ता दे दो। फिर मैंने मौसी के हाथ से तौलिया छीना और बिस्तर पर फेंक दिया। मैंने जल्दी से अपने बाल ठीक किए, कॉलेज बैग उठाया और नाश्ता किए बिना ही घर से निकलने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकली, मैंने मौसा की तेज आवाज सुनी, क्या तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है? विशाल अब छोटा बच्चा नहीं रहा, वह जवान हो गया है और तुम बेधड़क उसके कमरे में घुस रहे हो।
मैं सब समझ रही हूँ। तुम दोनों क्या कर रहे हो? तभी मौसा की बातों ने मेरे कदम वहीं रोक दिए। एक पल के लिए तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। फिर मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। फिर मैं सोचने लगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। और मौसा की बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। यह बहुत अजीब लग रहा था। मैं फिर सोचने लगा कि शायद मौसा गुस्से में यह सब कह रहे हैं। उस दिन मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। शाम को जब मैं घर लौटा तो मैंने बैठकर शांति से सोचा और तय किया कि मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और इस घर से निकल जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। हर रात मौसा मुझे दूध और बादाम देते थे और कहते थे, इसे खाकर सो जाना, इससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर मैं हर दिन दूध और बादाम खाता था, लेकिन जैसे ही मैं दूध पीता मैं इतनी गहरी नींद में सो जाता कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं फिर भी होश में रहता। मेरी हालत देखकर मुझे दूध पीने का मन नहीं कर रहा था, पर असली वजह कुछ और ही थी। अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि मैं दूध पीने के बाद इतनी गहरी नींद क्यों सो जाता था। अब आंटी मेरे बहुत करीब आ गई थी। उसने हल्के कपड़े पहने हुए थे। फिर उसने मेरी पीठ पर हाथ रखा और बोली, विशाल, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तब मुझे बहुत अजीब लगा। मेरे मन में सवाल आ रहा था कि आंटी मेरे इतने करीब क्यों आ रही है, वो मुझसे क्या चाहती है। फिर उसने दूध का गिलास उठाया और जबरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया। फिर मुझे ना चाहते हुए भी दूध पीना पड़ा। लेकिन आंटी के ऐसा करने के पीछे कुछ और ही वजह थी जो मुझे धीरे धीरे समझ आ रही थी। दूध पीने के तुरंत बाद आंटी कमरे से बाहर चली गई। मेरे एग्जाम नज़दीक थे तो मैंने सोचा कि आज रात तक जागकर पढ़ाई करूंगा। लेकिन दूध पीने के बाद अचानक मेरा सिर भारी हो गया और मुझे बहुत गहरी नींद आने लगी। फिर मैं खुद को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे झपकी आने लगी और फिर मैं गहरी नींद में चला गया। आधी रात को मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा है। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी नींद इतनी गहरी थी कि मेरा शरीर सुन्न हो गया। तभी मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, जो या तो बिल्ली की थी या फिर किसी औरत की। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब मैं सुबह उठा तो मेरा शरीर बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर मैं बिस्तर पर बैठा और देखा कि मेरी किताबें कमरे में बिखरी हुई थीं। तब मुझे याद आया कि मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था, लेकिन सुबह मेरी सारी किताबें टेबल पर सही क्रम में रखी हुई थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि मेरी बेडशीट दूसरी तरफ अस्त व्यस्त पड़ी थी, मानो कोई मेरे साथ वहां सोया हो। यह सब देखकर मेरा सिर घूमने लगा। फिर मैं अपना सर पकड़कर वॉशरूम में गया और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। फिर मैं वापस कमरे में आया और देखा कि मेरे बिस्तर पर किसी की बाली पड़ी थी। फिर मैं सोचने लगा कि सारी रात मेरे कमरे में कौन था और ये किसकी बाली है। फिर मैंने बाली उठाई और वहीं बैठकर सोचने लगा। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और आंटी अंदर आई। तब वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। उनके बाल भी गीले थे, जैसे कि वो अभी अभी नहाकर आई हों। तब मैंने झट से बाली मुट्ठी में पकड़ ली। तब मैंने पूछा, आंटी आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? इस पर उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस आपकी चादर ठीक करने आई थी। तब मैंने कहा, नहीं आंटी, मैं खुद कर लूँगा, आप चिंता मत करो। पर उन्होंने जोर दिया, नहीं मैं कर लूँगी। फिर मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहा, आंटी मैं कल रात को पढ़ते पढ़ते सो गया था। मेरी किताबें बिखरी हुई थीं, पर सुबह मैंने सब कुछ सही जगह रख दिया था। यह सुनकर आंटी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कुछ देर चुप रही, फिर हंसते हुए बोली, हाँ, मैं रात को आपके कमरे में आई थी और आपकी किताबें टेबल पर रख गई थी। फिर मैंने आगे कुछ नहीं पूछा, पर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। फिर मेरी नज़र आंटी के कानों पर गई तो उनके एक कान में बालियां थी पर दूसरे में नहीं। तब मैंने पूछा, मौसी आपकी दूसरी बाली कहाँ है? फिर उसने तुरंत अपने कान को छुआ और डर गई। फिर बोली, पता नहीं, कहीं गिर गई होगी, कौन इसे चुराने आएगा? फिर मैंने अपनी मुट्ठी खोली और बाली उसके सामने रख दी। उसने कुछ नहीं कहा, वो बस मुझे देखती रही। फिर उसने हल्के से मेरे गाल को छुआ और कमरे से बाहर चली गई।
अब मुझे मौसी पर शक होने लगा था। मैंने खुद को उससे दूर करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सका। धीरे धीरे मानसी की तबीयत खराब होने लगी। उसे कुछ भी हजम नहीं होता था और अब वो घर के काम भी नहीं कर पाती थी। मौसा उसकी हालत देखकर बहुत परेशान रहते थे। आखिर मौसा उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मौसा के होश उड़ गए। फिर मौसा मौसी को घर ले आया और उन पर बहुत गुस्सा करने लगा। मैंने पहली बार मौसा को इतना गुस्से में देखा था। तब मौसा चिल्लाते हुए बोला, तूने यह पाप कब किया? तेरे पेट में किसका बच्चा है? तूने मेरे साथ धोखा किया। तब मैं यह सब सुनकर हैरान रह गया। मौसी पहले से ही बीमार थी और मौसा उन पर गुस्सा हो रहा था। तो मैंने उससे कहा, मौसा, क्या तुम नहीं देख सकते कि मौसी बीमार है और तुम उन पर चिल्ला रहे हो? फिर मेरी बात सुनते ही मौसा मुझ पर जोर से चिल्लाने लगा। उसने मुझे थप्पड़ मारा और गुस्से से बोला, यह सब तेरी वजह से हुआ है। अपनी मौसी के साथ ऐसा करते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने हिम्मत जुटाई और मौसा से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मौसी आपकी पत्नी है, वो गर्भवती हैं। आपको खुश होना चाहिए। आप इतने सालों से बच्चे की कामना कर रहे थे। अब जब आप पिता बनने जा रहे हैं तो आप खुश क्यों नहीं हैं और मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मौसी मेरी माँ जैसी हैं। मैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी मौसा गुस्से से बोले, तुम बेकार हो। मैं वो इंसान नहीं हो सकता। मेरी औकात नहीं है। ये सुनकर मैं चुप रहा। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर बम फोड़ दिया हो। फिर मैंने फिर से कुछ कहना चाहा, पर तुरंत मौसा ने मुझे फिर से थप्पड़ मार दिया। मौसी अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी। फिर मौसा ने हम दोनों को अपने घर से बाहर निकाल दिया और गुस्से से बोले, अब तुम दोनों जहाँ चाहो जाओ, पर मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तब मौसी बहुत रो रही थी। उनकी तबीयत पहले से ही खराब थी और अब ये सब देखकर वो और कमजोर होने लगी थी। तब ये वक्त नहीं था कि मैं उनसे कुछ पूछूं, तो मैं उन्हें अपने घर ले गया। वहां मैंने कुछ किराने का सामान खरीदा। मैंने दुकान मालिक से तुरंत घर खाली करने को कहा और फिर मैं और मेरी मौसी उस घर में अकेले रहने लगे। फिर एक दिन मैंने अपनी मौसी से कहा कि आप मुझे रोज रात को दूध देती थी, हो सकता है आपने उसमें कोई दवाई मिलाकर उसका फायदा उठाया हो और आपने मेरे साथ ये सब किया हो। अब आपको इस बच्चे को अकेले ही पालना होगा। मैं इसे अपना नाम नहीं दूंगी। उस समय मेरी मौसी ने कोई जवाब नहीं दिया और बस रोती रही। अगले दिन मौसम ने मुझसे कहा, विशाल, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है और मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारी मौसी का है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। फिर मेरी मौसी ने मुझे आगे बताया कि तुम्हारी मौसी को लगता था कि वो कभी बाप नहीं बन पाएगा। वे बच्चे नहीं बन सकते, लेकिन अगर उनका सही से इलाज किया जाए तो वे बच्चे पैदा कर सकते हैं। मुझे यह पहले से पता था, इसलिए मैं उन्हें बिना बताए दवा देता रहा। दवा खाने के बाद उनके पिता बनने के चांस बढ़ गए, लेकिन अगर मैं उन्हें सच बताता तो वे कभी मेरी बात पर यकीन नहीं करते। और जो दूध मैं तुम्हें देता था उसमें सिर्फ नींद की गोलियां होती थी, ताकि जब मैं तुम्हारे मस्से से मिलूं तो तुम्हें कुछ महसूस न हो और तुम चुपचाप सो जाओ। मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। तुम मेरे बेटे जैसे हो। फिर आंटी मुझे यह सब बताते हुए बहुत रोने लगी। तब मैंने उनकी बात पर यकीन किया। फिर समय बीतता गया। मौसी ने एक प्यारे से छोटे बेटे को जन्म दिया। फिर उसने मौसा को एक संदेश भेजा कि यह बच्चा आपका है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। यदि यह बच्चा आपका नहीं है तो मुझे तलाक दे दें, लेकिन यदि यह आपका है तो मुझे अपना लें। फिर अगले दिन हम मौसा के पास गए और टेस्ट करवाया। फिर जो रिपोर्ट आई उसे देखने के बाद मौसा अपना सिर पकड़ कर बैठ गए, क्योंकि उस रिपोर्ट ने साबित कर दिया था कि बच्चा मौसा का था। तब मौसा को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने मौसी से माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो रीना, मैंने तुम दोनों पर शक करके बहुत बड़ा पाप किया। तुमने अपराध किया है। तुमने पिछले 8 महीनों में बहुत कुछ सहा है, यह सच है, लेकिन अब सब ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बेटा अब तुम यहीं रहो और अपनी पढ़ाई पूरी करो। लेकिन तब मैंने एक निर्णय लिया था। मैंने कहा, मौसा मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मैं अपना घर और दुकान अच्छे से संभाल सकता हूँ।
तब मौसा ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने कभी तुम्हारे साथ प्यार से पेश नहीं आया। मैं हमेशा तुमसे नाराज रहता था, लेकिन फिर भी तुमने अपनी मौसी का इतना अच्छा ख्याल रखा। फिर मैंने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और वहां से चला गया। फिर मैं अपना घर और दुकान अच्छे से संभालने लगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।